मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। पढ़ाई चल रही है? चल ही रही होगी, मैं ऐसा उम्मीद कर रही हूँ। आप लोग घर में रह के और आराम से पढ़िए। ये नहीं सोचिएगा कि स्कूल नहीं जा रहे हैं ना तो घर में नहीं पढ़ेंगे। आप घर में रहकर भी आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। बच्चों, इसके पहले मैं क्लास 7 पाठ 1 में कविता दी गई थी, उसका मैं आप लोगों को शब्दार्थ, कविता, सारांश बताई थी। और असाइनमेंट में जो आप लोग को होमवर्क दिया गया था उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन बनाने के लिए भी मैं दी थी। उसमें प्रश्न 1, 2, 3 जो था ना वो आपको कंप्लीट करना था और उसको सेपरेट कॉपी, उसको फेयर कॉपी में ही करिएगा और रिमेम्बर करते रहिए। आज आप लोग को मैं आगे पढ़ाने जा रही हूँ पाठ 2, कहानी दादी माँ। लेखक है शिव प्रसाद सिंह। आइए चलते हैं हम लोग। इस पाठ में कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं। सबसे पहले आपको उसका अर्थ बता देती हूँ, उसके बाद हम कहानी की ओर बढ़ेंगे। प्रतिकूलता का अर्थ होता है विपरीत परिस्थिति। धुंधली छाया का अर्थ होता है हल्की छाया। छाया यानी शैडो। जलाशय यानी तालाब। अनमना का अर्थ होता है व्याकुल। उरीन का अर्थ होता है कर्ज से मुक्त होना। कर्ज यानी ऋण। पुत्रोत्पत्ति, पुत्र की उत्पत्ति। उत्पत्ति का अर्थ होता है जन्म। अतुल यानी अनगिनत, असंख्य, सहेज कर, संभाल कर। सीमान का अर्थ होता है गांव के बाहर। आइए हम लोग कहानी में चलते हैं। बच्चों, आज मैं आप लोगों को कहानी का सारांश बताऊंगी। आप लोग ध्यान से सुनोगे क्योंकि प्रश्न का उत्तर भी हम लोग को लिखना है, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनो। प्रस्तुत कहानी में लेखक शिव प्रसाद सिंह बचपन की स्मृतियों का सजीव चित्रण किया है। लेखक का कहना है कि दादी माँ के स्वर्गवास का पत्र पढ़कर हैरान रह जाते हैं और दादी माँ से जुड़ी हुई घटनाएं और बातें एक एक करके आंखों के सामने आने लगे। अचानक लेखक के आंखों के सामने गांव का दृश्य साकार हो उठा और वो याद करने लगे कि कैसे गांव में लड़कों के साथ में और आश्विन के महीने के झाग भरे और गंधपूर्ण जल में जलाशय में स्नान करना बड़ा ही अच्छा लगता था। वो सुखद पल भूल नहीं सकते। लेखक कहते हैं कि एक बार वो बीमार हो जाते हैं और बीमारी के कारण उस जलाशय में स्नान करने का आनंद नहीं उठा पाते हैं। उन्हें बहुत ही दुख हुआ। कहानीकार कहते हैं कि दादी माँ की स्मृति का एक एक पल और अपने तर्कों के द्वारा उसे उजागर करते हैं और एक सजीव चित्र को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कहते हैं कि दादी माँ का स्वभाव सीधा साधा परोपकारी था और इन्हीं गुणों के कारण वे दूसरों का मन भी हमेशा जीत लेती थी और वह दूसरों के मन को जीतने में हमेशा सफल रहती थी। उनकी वाणी में कठोरता भी थी। जैसे आपको एक बातें बताती हूँ कि उस गांव में एक महिला थी जिसका नाम था धन्नो। धन्नो दादी माँ से कुछ पैसे उधार ली थी और जब वो समय पर उसे चुका नहीं पाई तो दादी माँ का डांटना और कर्ज को माफ कर देना उनकी ये सब स्नेहसिक्त भावनाओं को दर्शाता है। और दादी माँ में परोपकार की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। किसी के दुख को देखकर मोम की तरह पिघल जाना, दादी माँ पिघल जाती थी। अब देखिए, लेखक के लिए एक बड़ा ही आश्चर्य की बात है कि
धन्नो को कर्ज के लिए डांटना, उसे फटकारना और अपने घर से बाहर निकाल देना। और आज देखिए क्या होता है कि जब धन्नो की बेटी की शादी होती है तो उसके विवाह के अवसर पर उसके घर पहुंच जाती है, उसे शुभकामना देती है और उसे शगुन के लिए 10 रुपया भी देती है और कहती है कि यदि तुम्हें पैसे की जरूरत हो तो मेरे पास जरूर आना और तुम जरूर मांगना। ये सब गुणों के कारण दादी माँ आदरणीय थी। गांव के सारे लोग उसे उन्हें आदर देते थे। आगे आपको बताते हैं दादी माँ का के बारे में आपको बता रहे हैं कि दादी माँ का जो शरीर था वो दुबला पतला था, बाल जो थे वो जूट के समान सफेद थे और वो हमेशा किनारीहीन साड़ी पहनती थी। वह धार्मिक प्रवृत्ति की भी थी क्योंकि वह हमेशा गीली साड़ी पहनकर और दीपक जलाकर ही पूजा करती थी। तो ये सब दादी माँ की जो मनोभाव है वो ऐसा लगता है कि दादी माँ धार्मिक प्रवृत्ति की थी। लेखक दादी माँ को याद करते हुए तर्क प्रस्तुत करते हैं कि जब वो छोटे थे और जब बीमार हो जाते तो दादी माँ दिन रात उसकी सेवा करती और उसके चारपाई के पास बैठी रहती। कभी चबूतरे की मिट्टी उसके मुंह में डालती और कभी उसके माथा को छूती, कभी पेट को छूती और उसके ज्वर का पता लगाती। लेकिन देखिए ऐसा नहीं था कि केवल ये सब बातें लेखक के लिए ही थी, वे गांव वालों की भी मदद करती। गांव में जब कोई बीमार पड़ जाता तो उसके लिए तरह तरह की उपाय बताती और दवाइयाँ भी देती। लेखक को अब अभी बुखार आता है, वह बात नहीं जो दादी माँ के समय थी। किशन भैया आगे आपको बताने जा रही हूँ कि घर में किशन भैया की शादी थी और लेखक बीमारी के कारण बारात नहीं जा सके। तो दादी माँ देखिए क्या करती हैं दादी माँ। और यहाँ देखिए हमारे यहाँ परंपरा है ना कि जब लड़के की जब बारात जाती है तो घर में औरतें जो हैं वो गीत गाती हैं और तरह तरह का अभिनय करती हैं। तो देखिए उस समय क्या करती हैं दादी माँ लेखक को चारपाई पे लिटा देती हैं, ऊपर से चादर उड़ा देती हैं। जब भेद खुलता है तो लेखक तो हड़बड़ा जाते हैं कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन नहीं, दादी माँ उसे मतलब चुपके से वहाँ सुला देती है और महिलाओं से उसकी रक्षा करती है। जब महिलाएं कहती हैं क्या दादी यही छोटा बच्चा है, तो कहते हैं कि नहीं नहीं, और उसको डांट करके अलग कर देती हैं। इस तरह से लेखक को महिलाओं से बचाने का कार्य की। आगे चलते हैं हम लोग कि वैसे तो सभी जानते थे कि दादी माँ कोई काम नहीं करती हैं, लेकिन बिना दादी के घर में कोई काम नहीं होता, सारा काम अधूरा ही रह जाता था। घर का ही नहीं, गांव में भी अर्थात बाहर में भी जो भी कार्य होते थे उसमें दादी की अनिवार्यता और उसकी उपस्थिति बहुत ही जरूरी थी। यदि दादी माँ नहीं रहती तो घर और गांव के सभी कार्य अधूरे ही रह जाते थे। पति के दादाजी के मृत्यु के बाद अर्थात पति के मृत्यु के बाद पुत्र और पोते ने बहुत सारे धन खर्च कर दिए और क्या होता है कि कर्ज को लेकर पिताजी और भैया परेशान रहने लगे। वो चिंतित रहने लगे, सोचने लगे कि इतना सारा कर्ज आखिर मैं कैसे चुकाऊंगा, गांव में तो कोई पैसा देता भी नहीं है। और वो सब भी चिंतित थे, आपस में बात कर रहे थे। तभी दादी माँ अपने संदूक से सोने का कंगन निकाल कर देती है और कहती है कि लो, ये बुरे वक्त में ही काम आते हैं, ये सोने के कंगन तुम्हारे दादाजी हमें बुरे वक्त में जो काम आए उसी के लिए पहनाया था और यह उनकी आखिरी निशानी है। ये कंगन ले जा और कर्ज से मुक्त हो जा। उनकी ऐसी विलक्षण प्रतिभा को देखकर और उनके तर्क को सुनकर सभी लोग हतप्रभ रह गए। और उस समय दादी माँ साक्षात देवी की तरह
लग रही थी और सभी ने उन्हें देवी जी समझा। दादी माँ का और लेखक जब दादी माँ का मृत्यु का पत्र पढ़ते हैं तो दादी माँ का चित्र सजीव हो उठता है और वह उदास हो जाते हैं और अपने बचपन की स्मृतियों में खो जाते हैं। अगले दिन आपको इसका प्रश्न का उत्तर बताऊंगी। आप इंतजार करें। धन्यवाद।